कर्मचारी इनकम टैक्स के दायरे में आ गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके असेसमेंट का तरीका नहीं मालूम है। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इंडिविजुअल असेसी द्वारा अपने टैक्स पेमेंट की प्रक्रिया को वो स्वयं संचालित करे। इसके लिए लगातार सरल फॉर्म ई पोर्टल के माध्यम से टैक्स रिटर्न के फॉर्म जारी किए जा रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर से एक सामान्य टैक्स पेयर के मन में ये भाव रहता है कि ये एक बहुत कठिन काम है, इस काम को हम कैसे करेंगे। ऐसे समय में लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे ही कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ती है, और आज इसी को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, नौकरी पेशा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी को टैक्स के बारे में और उसके पे करने की जानकारी होनी चाहिए। टीडीएस, टैक्स रिटर्न, टैक्स पेमेंट, सभी को ये कार्यक्रम कर योग्य आय की गणना व टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने में सहायक होगा। तो मुझे पूरी आशा है कि जो हमारी ये कार्यशाला है वो अपने उद्देश्य में सार्थक रहेगी, उपयोगी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू बघेल मैडम। 7 दिवसीय कार्यशाला के अभिप्राय और उद्देश्य पर प्रकाश डालने के लिए मैं कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर लाली शर्मा को सादर आमंत्रित करती हूं। डॉक्टर लाली शर्मा। आदरणीय प्राचार्य बघेल मैडम, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीए बिताब दुबे सर जी, सभी उपस्थित प्रतिभागी गण, आपका इस एक सप्ताह एफडीपी कार्यक्रम में स्वागत है। प्राचार्य महोदय की प्रेरणा से वाणिज्य विभाग द्वारा इस 1 वीक एफडीपी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम को साकार रूप देने के लिए सहज ही और तत्परता के साथ सहयोग किया है हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने। मैं दुबे सर की हृदय से आभारी हूँ, जिनके सहयोग से ये जो कार्यक्रम है आज रूप लेकर के आपके सामने जो है प्रारंभ हो चुका है। प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह नियमानुसार कर का भुगतान करे। कर दायित्व को कम करने हेतु कई बार करदाता कर चोरी करने लग जाता है, अपनी आय को छुपाने लग जाता है, जो कि कानून सम्मत नहीं है। कर नियोजन द्वारा करदाता आयकर नियमों का पालन करते हुए कर दायित्व को कम कर सकते हैं। कर नियोजन के करके करदाता आयकर प्रावधान में विधान में दिए गए छूट, कटौतियों और प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य करदाता को आयकर विधान में किए गए प्रावधानों का पालन करते हुए अपने कर दायित्व को कम करने हेतु जागरूक करना है। इस 1 वीक एफडीपी प्रोग्राम में हम जो है एक व्यक्ति करदाता की कर योग्य आय की गणना और उसके ई रिटर्न फाइलिंग के संबंध में प्रक्रिया की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम बताएंगे, प्रथम दिवस जो है हमारे अतिथि हैं सीए किशोर बरड़िया जी, और साथ में है सीए विजय गोलछा जी। हमें सर जो है हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन जो है वो आयकर एक्ट की बताएंगे। सेकेंड डे जो है 20 तारीख को हमारे साथ रहेंगी सीए श्वेता जैन मैडम, जो इनकम फ्रॉम सैलरीज वेतन से आय और उसके संबंध में किए गए प्रावधानों की जानकारी देंगी। तीसरे दिन मतलब 21 जुलाई को हमारे साथ रहेंगी सीएस मानसी काथरानी, जो कि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम और कौन कौन से हाउस है जिनकी इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है अलग अलग कंडीशंस में, और उसके संबंध में जो प्रावधान है उनके बारे में हमें बताएंगी। चतुर्थ दिवस पे हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं वो है सीए प्रतीक बाथवाल सर। सर जो है हमको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन, ये दो जो इनकम हेड है बहुत बड़े बड़े हैं और सर की जिम्मेदारी है, और सर बहुत अच्छे से इसे जो है हमको बताने वाले हैं कि कैसे किसी प्रॉपर्टी को बेचने से होने वाले लाभ या हानि गणना की जाती है और वो किस तरीके से आयकर की सीमा में आती है, और उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, लीगली जो प्रोविजन है उसके बारे में सर जो हाईलाइट करेंगे। पांचवें दिन जो है हमारी आखिरी जो आय का स्रोत रहेगा, शीर्षक रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सीए सुभा मैडम जो है हमारे साथ महाराष्ट्र नागपुर से जुड़ेंगी, और मैडम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो इनकम जो चारों हेड में नहीं आती है वो इस पांचवें हेड में आती है,
और उसके संबंध में क्या प्रावधान है और कौन कौन सी छूट हम ले सकते हैं उसके बारे में वो प्रकाश डालेंगे। छठवें दिन जो है इन पांचों हेड की इनकम का जोड़ जो ग्रॉस टोटल इनकम आता है उसमें से हम 80C से 80U तक के डिडक्शन को घटाते हैं। तो ये जो हमारे डिडक्शंस हैं इन कटौतियों के बारे में हमको बताने वाले हैं सीए प्रवीण श्रीवास्तव सर, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। और सर जो है इन कटौतियों के बारे में और उनमें कौन कौन सी कटौतियां हम नहीं ले रहे होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके हम लाभान्वित होंगे और भविष्य में उन कटौतियों का उपयोग कर पाएंगे, उन प्रावधानों का उपयोग कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिवस मतलब 7वें दिन जो है एडवांस टैक्स पेमेंट और टीडीएस के संबंध में सीए विकास मुगलानी सर जो है नागपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। और उसी दिन जो है हमारे पास 2 रिसोर्स पर्सन हैं ई टैक्स फिलिंग के संबंध में सीए मनीषा श्रीवास्तव मैडम, ये भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगी। तो इस प्रकार ये 7 दिवसीय कार्यक्रम में हमारा जो उद्देश्य है वो एक व्यक्ति को पांचों हेड की इनकम की कैलकुलेशन और उसके संबंध में होने वाले प्रावधान और उनसे होने वाले डिडक्शंस और जो भी टीडीएस और एडवांस टैक्स के संबंध में प्रोविजन है उसकी पूरी जानकारी देते हुए ई टैक्स फाइलिंग जो रिटर्न फाइल करना है वहां तक की प्रक्रिया से जो है हम अवगत कराएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद निश्चय ही जो है, जैसे मुझे खुद नहीं आता है ई टैक्स फिलिंग का काम, शायद मैं अपना रिटर्न खुद फाइल कर सकूं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए। धन्यवाद। लाल मैडम आप। थैंक यू लाली मैडम, आपने 7 दिन के अपने शेड्यूल को हमारे सामने रखा। निश्चित तौर पर हम हमारे साथी जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लाभान्वित होंगे। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि सीए श्री अमिताभ दुबे जी के उद्बोधन से पूर्व मैं संक्षेप में उनका परिचय देना चाहूंगी। CA Mr. Amitabh Dubey is founder of Green Army, who is currently working in social organizations which are as follows. He is Super Chapter Coach JCI Raipur. He is Vice Chairman Raipur 2021, founder of Green Army of Raipur and President of the Brahman Para Yuva Sangh from last 20 years. And lastly, he is treasurer in Hind Sporting Association and Sri Bajrang Mandir Trust from last 15 years. His professional qualifications are: he is CA in practice from the last 21 years and managing partner in one of the oldest firm of CG Samvad and associate with a CA partnership firm. His achievements as an trainer, 600 training has been taken since the last year, in which served as Raipur President in 2006, Zone President in 2009, and as a National Director in 2010. His other achievements during his college life, he was awarded Best Cadet of NCC Army Wing, Best Commander Award as a Senior Under Officer, and lastly, joined RDC camp in New Delhi. Now, I cordially invite the chief guest for his speech, Mr. Amitabh Dubey ji. Mr. Amitabh Dubey ji. अमिताभ दुबे सर, आप सुन रहे हैं? सर का नेटवर्क थोड़ा लग रहा है कि कमजोर है, मूव नहीं हो रहा है सर का। जो मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, क्लियर है? अमिताभ दुबे सर। सर आवाज आ रही सर, वीडियो चालू कर लीजिए, आवाज आ रही सर आपकी, वीडियो ऑन कर लीजिए सर। सबसे पहले तो पूरी नारायणगढ़ टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। एक्चुअली मैं भी एक इम्पोर्टेंट काम से बिलासपुर आया हुआ हूँ और वहाँ से मैं इस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन मीटिंग की खासियत है। देखिए कई बार हम रहे हैं और इस तरह से जो आजकल सिस्टम हमारे पास में है
तो से हम इन चीज़ों को और बेटर ढंग से अटेंड कर पाते हैं। आज पूरी भी स्पीच आपकी सुनी है, मैडम शर्मा जी ने बताई है कि आज से जो इनकम टैक्स के बारे में हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें 5 अलग अलग जिसमें इनकम बटा हुआ है कि चाहे इनकम सैलरी हो, बिजनेस हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्स हो, कैसे उसके अंदर में क्या क्या पॉइंट्स हैं और किस ढंग से हम उसको सीख और समझ सकते हैं। इन सब टॉपिक के लिए सारे फैकल्टी मौजूद हैं। मैं सारे लोगों को अपनी तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं और देता हूँ। एज ए वाइस चेयरमैन अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारी जो टीम है जहाँ पे स्कूल में, कॉलेज में जो के हम स्टूडेंट हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनके लिए हम इस तरह का पैकेज लेकर जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर लाली मैडम का फोन आया तो मैंने अपनी टीम से बात करी। आज काफी लोग हमारे साथ में यहाँ एज ए फैकल्टी उपस्थित है। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सेमिनार जिन उद्देश्यों को लेकर हमने आयोजित किया है उसमें हम 100% खरे उतरेंगे। मैं इस बात करना चाहूंगा अपने मेरे बच्चों पार्टिसिपेट बच्चों, डियर स्टूडेंट, नॉलेज बुक में भी सेमिनार के माध्यम से जब और ऐसे गया हूँ कॉमर्स का स्टूडेंट था। अब तरह जब कॉमर्स में था, फर्स्ट ईयर प्रीवियस फाइनल था, तो मैंने जिंदगी में कभी सुना ये क्या होता है। किसी सेमिनार में गया था जिसमें सीए लोगों ग्रुप हमारे बीच में आया था जो कॉमर्स को प्रमोट कर रहे थे, सीए के कोर्स के बारे में जानकारी दे रहे थे। मैं कुछ उनसे क्वेश्चन आंसर करता रहा और धीरे धीरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि सीए क्या होता है। और आज मैं एक सीए के रूप में पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं रायपुर शहर में और छत्तीसगढ़ में प्रदान कर रहा हूं। बच्चों, कब क्या चीज किसको क्लिक हो जाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक पिक्चर में एक शायर ने कहा था कि देने वाले ने कहीं न कहीं अब किसको क्या मिला, डर की बात है। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि देने वाले तूने कमी नहीं की, लेकिन ये मुकद्दर के दोस्तों उसके ऊपर बिल्कुल मत, ये सिर्फ आपके ऊपर में। सेमिनार में क्या सीख रहे हैं, कर रहे हैं या केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देने वाले कमी नहीं और किसको क्या मिले ये आपके खुद आपके एफर्ट की बात है। मैं पूरी कि हमारे फैकल्टी की टीम बहुत ही शानदार पैकेज लेकर इस इनकम टैक्स आप सबके बीच में है। और आप सबसे भी मेरी कि पार्टिसिपेट कीजिए, अपने क्वेश्चन करिए, पूछिए, चैट यूज कीजिए। जब क्वेश्चन आए अपने आप को पीछे मत रखिए, सामने रखिए, क्योंकि जब आप अपने आप को लाते हैं तो ये सिस्टम आपको आगे लाती है। आगे बढ़िए, ये पूरी दुनिया में आइए, अपना काम कीजिए और इस प्रोग्राम को सार्थक कीजिए और इनकम टैक्स क्या होता है बारीक से समझिए। सभी को शुभकामनाएं, सभी को, पूरी फैकल्टी टीम को, कॉलेज टीम को, प्रिंसिपल मैम को, डॉक्टर लॉली शर्मा जी को जिन्होंने मुझे अवसर दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू अमिताभ दुबे जी फॉर योर मोटिवेशनल स्पीच। और बहुत बड़ा सहयोग रहा है अमिताभ दुबे जी का हमारे इस वर्कशॉप में। जितने रिसोर्स पर्सन हैं उनकी व्यवस्था उन्होंने अपने से स्वयं आगे आकर हमारे लिए की है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद दुबे जी। अब हम वर्कशॉप के मूल भाग में पहुंचते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस विषय पर हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर विजय गोलछा जी। मिस्टर विजय गोलछा जी के परिचय के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नीता एस नायर मैडम को। डॉक्टर नीता एस नायर मैम। थैंक यू डॉक्टर लाल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो मुझे डॉक्टर सीए विजय गोलछा जी को यहाँ परिचय कराना है। सीए गोलछा has been practicing in JAM, Baradia and Corporation at Raipur since 2019. He has an experience of more than 5 years in audit and financial sector, appraisal, auditing and taxation. He has rich experience in financial audit, goods and service tax, payrolls, examination of accounting, recording and reporting on financial transactions.
CA Vijay Golcha has also been actively involved in preparation of financial statements, annual reports, consolidated financial statements, cash flow statements, capital adequacy ratio, disclosure and notes to account, and memorandum to audit committee and board and related annexure. He has cleared the information system, audit eligibility test, and eligible for assessment test. Apart from this, he has been state level chess player. We are happy to have you with us, sir. May I request CA Golcha to share the screen with us. थैंक यू सो मच नीता मैम आपके इंट्रोडक्शन के लिए. A very warm good afternoon to Principal Ma'am, Lali Ma'am, and thank you so much Amitabh Dubey sir for inviting me as a resource person in this 7 days program. I am just sharing my screen. सर स्क्रीन सबको विजिबल है और ऑडियो भी एक बार चेक यस सर दिख रहा है. जी 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 बढ़िया. बिल्कुल बिल्कुल ओके विजय सर. यस सर विजिबल है. विजिबल है. ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब बेसिक कंसेप्ट में बेसिकली अपन सीधा टॉपिक में आते हैं कि टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों देते हैं. इसके लिए टैक्स को गवर्नमेंट ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि वो डायरेक्टली जिनके ऊपर लेवी होगा उन्हीं से कलेक्ट होगा. इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये बेसिकली कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है. कंजम्पशन बेस्ड का मतलब कि जैसे आज ये मोबाइल है, ये मोबाइल को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो इसमें इसका जो टैक्स है ये मैं दूंगा. बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा है कि जो टैक्सेशन है ये बिजनेसमैन पे करता है. अगर यही हम डायरेक्ट टैक्स में जाएंगे तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर पे जो इनकम अर्न करता है उसी की लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए. इसमें आप बर्डन अपना शिफ्ट नहीं कर सकते. डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स. वेल्थ टैक्स एक्ट आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया था. इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी जो कि काफी कॉमन नाम है, कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट में लगती है वो, और सेल्स टैक्स कुछ केसेस में जैसे अल्कोहलिक लिकर हो गया, ये सब केसेस में सेल्स टैक्स और एक्साइज आज भी लागू हो रही है. अब हम आते हैं कि हम टैक्स क्यों दें, टैक्स देने का नीड क्या है. गवर्नमेंट को अपने बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट चलते हैं, डिफेंस के, एजुकेशन के, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, डैम, ये सब उनको बनाने के लिए फंड की नीड होती है. अब ये फंड कौन देगा? ये फंड आप और हम जैसे इंडिविजुअली देंगे. इसीलिए गवर्नमेंट ने 1961 में इनकम टैक्स एक्ट की स्थापना की. इनकम टैक्स एक्ट जो है ये बेसिकली 5 कंपोनेंट में डिवाइड है. इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन एंड लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट. टोटल इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस है और 14 शेड्यूल्स हैं. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ऑडियो म्यूट कर लेंगे जैसे कि सबको वॉइस क्लियर जाए. इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस है और 14 शेड्यूल्स है. ये 1 अप्रैल 1962 पे लागू हुआ. ये पूरे इंडिया में लागू है, इंडिया के हर सिटीजन पे लागू है. अब क्योंकि एक बार इनकम टैक्स एक्ट आ गया, हम अपने रोजमर्रा की जीवन में सुनते हैं कि बजट आया. गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट में जो उन्हें चेंजेस करने रहते हैं वो हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस बिल पेश करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री. उस फाइनेंस बिल को लोकसभा में डिस्कशन होता है, राज्यसभा में डिस्कशन होता है. जब ये दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तब ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाता है.
जिस दिन प्रेसिडेंट अप्रूव कर देता है उस दिन से फाइनेंस एक्ट लागू हो जाता है। अब इनकम टैक्स रूल जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट की बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो इनकम टैक्स रूल्स उनकी फंक्शनिंग के लिए, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए लाते हैं। फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी फ्रेम्स रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये रूल्स के अंदर वो प्रोविजंस लाते हैं, एक्सप्लेनेशन जाते हैं, किसी भी चीज में क्लैरिटी चाहिए, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स के जो फॉर्म्स है वो रूल्स में डिफाइन होते हैं कि किस केस में ITR 1 जाएगा, किस केस में ITR 2, 3, 4, 5, ये सब रूल्स में स्पेसिफाई होते हैं। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर से अपना मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को अगर कोई इश्यूज में डाउट्स हो रहे हैं, उनको गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना है कि भाई SSC इस केस में क्या जाए, उनको अपने खुद के टैक्स ऑफिसर्स को गाइड करना है, तो वो सर्कुलर के माध्यम से हमें कन्वे करते हैं टाइम टू टाइम कि इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम या इस स्पेसिफिक डाउट को आप कैसे टैकल करें। नोटिफिकेशन जो कुछ सेक्शन जो फाइनेंस बिल में, जो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाती है कि ये कब से लागू होगा और कब से इसकी ऑपरेशनिंग चालू होगी। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनेंस एक्ट पास हो जाता है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो गवर्नमेंट 6 महीने बाद करती है, 2 महीने बाद करती है, 3 महीने बाद करती है। एक बार लोग उससे जानकार हो जाए उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करती है। केस लॉ, इनकम टैक्स लॉ बिना केस लॉ के अधूरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप केस लॉज जो आते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के भी आते हैं, हाई कोर्ट के भी आते हैं। खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी एक अपना कोर्ट सिस्टम है। इसको भी मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि जैसे एक SSC ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसका रिटर्न प्रोसेस भी हो गया, फिर बाद में टैक्स ऑफिसर को, एसिंग ऑफिसर को कुछ क्वेरी आती है, उस क्वेरी को उन्होंने उसका डिमांड निकाल दिया, सिर्फ और 1 लाख रुपए का डिमांड निकाल दिया कि सर ये जो एक्सपेंस है ये हम इसको डिसअलाउ करते हैं आपको, ये आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। अब बिजनेसमैन कहाँ जाए, क्या करे, उसकी 1 लाख रुपए से टैक्स लायबिलिटी आ गई है। विद इन द डिपार्टमेंट ही एक कमिश्नर अपील डिपार्टमेंट, वॉइस क्लियर है सर? विद इन द डिपार्टमेंट ही कमिश्नर अपील में ही जा सकते हो। अगर आप कमिश्नर अपील से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब आप ITAT इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी सेटिस्फाइड नहीं, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाते हैं, और अगर आप हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट होता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब कोई भी टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट को जो पावर आता है वो अपने आर्टिकल से आता है, जो जिसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि कोई भी टैक्स एक्ट से बिना, जब तक वो अथॉरिटी ऑफ लॉ फॉर्म नहीं होगी, जब तक वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इनकम टैक्स जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि यूनियन लिस्ट में मेंशन है कि इनकम टैक्स कलेक्शन का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। कुछ पावर, कुछ टैक्स का, जैसे अपन सुनते होंगे नगर निगम का टैक्स, नल टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब का पावर स्टेट गवर्नमेंट को होता है। लैंड ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ टैक्स लगते हैं, उनका पावर स्टेट गवर्नमेंट को होता है, और कुछ पावर जो होता है दोनों को होता है। अब सबसे पहले इनकम टैक्स की लेवी किसके ऊपर आती है? जो इनकम कमा रहा है उसके ऊपर इनकम टैक्स की लेवी आती है। अब ये कौन होता है? ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF भी हो सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी होता है, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, ट्रस्ट, जो भी पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन सर्वाइव करते हैं वो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। अब सबसे पहले अपन ने आइडेंटिफाई कर दिया कि वो कौन है। अब वो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, इनकम स्टेप 1 होता है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस जरूरी नहीं है
कि एक आदमी अगर इंडिया का सिटीजन हो तो वो रेसिडेंट भी इंडिया का कहलाएगा। इसको दो पार्ट में बताया गया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। ये पूरा कंसेप्ट जो है ये आप कितने दिन इंडिया में स्टे करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एक आदमी अगर वो 182 डेज से कम इंडिया में रह रहा है, जैसे एक किसी की जॉब लग गई फॉरेन में, वो फॉरेन में सरवाइव करता है, होली दिवाली कई बार इंडिया आ जाता है, तो वो आदमी नॉन रेसिडेंट्स कहलाएगा। डीम्ड रेसिडेंट का भी कंसेप्ट इनकम टैक्स में आता है। आप अगर रेसिडेंट, अब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट से होता क्या है, इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होती है। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक आदमी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, इसके बाद उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है ये आप डिफाइड है। इनकम टैक्स हेड ने सारी इनकम को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 5 पार्ट्स क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, और लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज से आप सभी जानते होंगे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना इंपॉर्टेंट है। जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं रहता है वो इनकम आपकी सैलरी में नहीं आ सकती। इवन अगर आप रिटायर्ड हो जाते हैं और आपको वहां से पेंशन भी आ रही है तो भी वो सैलरी का पार्ट बनती है। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं आपको तो रेंट की इनकम, किराया की इनकम अगर किसी को आती है तो हाउस प्रॉपर्टी। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे घर दिया 10,000 रुपए किराए के लिए, मैंने उसे सबलेट कर दिया 12,000 रुपए में, तो जो मेरी 2,000 की इनकम है ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं आएगी क्योंकि मैं उस हाउस का, ये मेरी बिजनेस इनकम या अदर सोर्स। थर्ड पार्ट है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एक व्यापारी, एक प्रोफेशनल जो कमाता है उनकी जो इनकम है वो यहां चार्ज होगी। फोर्थ, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स एक हर आदमी के पास कुछ ना कुछ संपत्ति होती है, जैसे लैंड, गोल्ड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इस टाइप की संपत्ति अगर वो सेल करता है, उससे अगर उसे कुछ गेन होता है तो वो कैपिटल गेन के अंदर चार्जेबल होता है। फिफ्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर ये चारों हेड में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन में अगर ये चारों में कोई फॉल नहीं हो रहा है कुछ इनकम, तो वो अदर सोर्सेज में जाती है। अपन ये भी बोल सकते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। अब ये पांचों हेड की जब इनकम क्यूमुलेट कर देते हैं तब हमारे पास एक टोटल फिगर आ जाता है, जिसको स्टेप 3 होता है कंप्यूटेशन ऑफ अंडर ईच हेड। ईच हेड में अपना कैलकुलेशन हो गया। अब कैलकुलेशन के बाद हमें डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन जो मिलती है कई बार हमें इन्वेस्टमेंट बेस्ड मिलती है, कई बार जैसे मैंने LIC का प्रीमियम दिया, या फिर मैं हाउस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा हूं, या मैंने हाउसिंग लोन लिया है उसका मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं। इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है वो मुझे यहाँ एज अ रिबेट या बोलो एज अ छूट मुझे मिलती है। स्टेप 4, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग क्या होती है? क्लबिंग ये होती है, कई बार जो हाई रेट टैक्स के लोग होते हैं, जो हायर स्लैब में फॉल होते हैं, वो अपनी इनकम डाइवर्ट कर देते हैं। ये डाइवर्ट क्यों करते हैं? अपनी, जैसे उनको स्लैब बेनिफिट मिल जाए और जो हायर टैक्स ब्रैकेट की इनकम है वो शिफ्ट हो जाए दूसरे में, तो इनकम वो कई बार अपने स्पाउस में ट्रांसफर करते हैं या अपने माइनर चाइल्ड में कर देते हैं। तो ये सब भी इनकम टैक्स में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है के लिए कि ये इनकम उनके में क्लब हो जाती है। अब फिफ्थ स्टेप होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब एक हेड में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे हेड में मुझे लॉस हो रहा है। से फॉर मैं सैलरीड एम्प्लॉयड हूं, मुझे
30,000 रुपए महीना सैलरी आ रही है इंस्टीट्यूट से, और मैं शेयर्स में भी कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करता हूं, उसमें मुझे लॉस हो, तो क्या ये मेरा सैलरी का प्रॉफिट मुझे जो शेयर ट्रांजेक्शन से लॉस हुआ है उससे एडजस्ट हो सकता है? द आंसर इज नो, नहीं हो सकता है। कौन सा हेड किससे एडजस्ट होता है? जैसे बिजनेस का लॉस आप सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते, इंटर हेड एडजस्टमेंट, विद इन द हेड एडजस्टमेंट, ये सारी प्रोविजन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस में होती है। एक बिजनेसमैन को फॉर अगर बिजनेस में लॉस हो गया और वो लॉस उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड वो चाहे तो विद इन 7 इयर्स तक कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजंस है। अब ये सब करने के बाद अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम निकलने के बाद जैसा कि चार्ट में दिख रहा होगा, मैंने आपको बता दिया कि डिडक्शन मिलती है, लाइफ इंश्योरेंस, पीएफ, मेडिकल इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेसिडेंशियल हाउस, रेंट पेड, डोनेशंस एक्सेट्रा, इस टाइप की पेमेंट बेस्ड डोनेशन हो गई। कुछ सर्टन इनकम की भी डोनेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय, रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, इसकी भी डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, जैसे सेविंग अकाउंट का ब्याज, इसका 10,000 तक की हमें सेक्शन 80 टीटीए में छूट मिलती है, और सीनियर सिटीजन को एफडीआर के ब्याज में 50,000 तक की छूट मिलती है। अदर डिडक्शन भी सेक्शन 80U है, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को 75,000 से 1,20,000 तक की, अगर सीवियर डिस्क्रिपेंसी डिसेबिलिटी है तो 1,20,000, और 80% से कम डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपए की डिडक्शन में मिलती है। अब ये सब चीजें हो गई, मैंने पांचों है कि मेरी इनकम वाली सैलरी से 3,60,000 रुपए इनकम, कुछ मेरा हाउस प्रॉपर्टी से अगर रेंट आ रहा है उसी इनकम, शेयर में मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ उसी इनकम, सेविंग अकाउंट का मुझे ब्याज आया, एफडीआर का ब्याज आया, ये कुछ ट्यूशन इनकम, ये सब को टोटल करके मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आई, उसको मैंने डिडक्ट किया तो मेरी टोटल इनकम आई। अब इस टोटल इनकम पे मुझे इनकम टैक्स देना रहता है। अब टैक्स रेट क्या है इसके बारे में स्पेसिफिक मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और चीज, एक रिबेट भी मिलती है सेक्शन 87A की। 87 की रिबेट, जो ए की हमें रिबेट मिलती है, वो उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है। 5 लाख रुपए से कम जिनकी इनकम है उन्हें 12,500 तक की मैक्सिमम रिबेट मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं। अगर मेरी इनकम 5,01,000 रुपए भी होती है तो मुझे ये रिबेट नहीं मिलेगी 12,500 रुपए की। अब से फॉर मेरा टैक्स आ गया। अब इसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाता है गवर्नमेंट। अगर मेरी 10,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो उसका 4% मेरे ऊपर गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लगाता है। अब ये मेरी टोटल लायबिलिटी आ गई से फॉर। अब मेरे कुछ टीडीएस कटे होंगे, एडवांस टैक्स मैंने पेमेंट किया होगा। एडवांस टैक्स एक अलग ही अपने कंसेप्ट है। इसमें यह होता है कि अगर किसी की टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी कोई भी असेसमेंट ईयर पे 10,000 रुपए से ज्यादा हो तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन लागू हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट इसे एडवांस टैक्स क्यों लाना पड़ा, इसके लिए मैं अगर आगे जाके सबसे पहले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अपन समझ लेते हैं। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। कोई भी टैक्स अपने आप में एक टैक्स पीरियड डिफाइन करता है कि हम कलेक्शन कब करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट आप सभी जानते हैं कि ईयरली लगता है, 12 मंथ्स इन अ ईयर, जो कि स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च पे। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है सर, असेसमेंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि आप जिस ईयर में इनकम अर्न कर रहे हो वो आपका प्रीवियस ईयर होगा। उसका टैक्स जब आप पे करोगे
वो आपका असेसमेंट ईयर होगा। से फॉर ये चार्ट में आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर 2021 का असेसमेंट ईयर होगा 21-22। मुझे इसका टैक्स असेसमेंट ईयर पे देना है। जो भी इनकम मैंने कमाया प्रीवियस ईयर में उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में देना है। अब एक तरीके से देखेंगे तो गवर्नमेंट के लिए एक नुकसान हो जाएगा अगर एडवांस टैक्स की प्रोविजन से मैं अभी लिंक कर रहा हूं कि अगर एक आदमी साल भर कमाता है उसका टैक्स जब वो रिटर्न फाइल करता है तब वो पे करता है, तो गवर्नमेंट को पैसा देखा जाए तो इफेक्टिव 15 महीने बाद मिलेगा। तो एडवांस टैक्स की प्रोविजन गवर्नमेंट में लाया कि जिस साल का टैक्स है आप सिर्फ अभी एक इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, और वो इंस्टॉलमेंट में अगर कुछ कम ज्यादा होगा तब जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब हम आपसे मांग लेंगे या रिफंड आपको दे देंगे। तो इसीलिए एडवांस टैक्स की गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाई। एडवांस टैक्स 4 क्वार्टर में आपको पेमेंट करना रहता है। इसकी भी जो ड्यू डेट है मैं आपको बता देता हूं कि अप्रैल से जून क्वार्टर एंड होता है। क्वार्टर एंड होने के 15 दिन पहले, जैसे अप्रैल से जून क्वार्टर एंड हुआ 30 जून को, तो 30 जून के बजाय 15 दिन पहले आप ऐड कर देंगे। 15 जून को फर्स्ट क्वार्टर के एडवांस टैक्स की ड्यू डेट है। सॉरी, सेकेंड क्वार्टर की ड्यू डेट 15 सितंबर, थर्ड क्वार्टर की ड्यू डेट 15 दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर की ड्यू डेट 15 मार्च। और कुछ ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट ने टीडीएस की भी प्रोविजन लागू की है। टीडीएस कुछ अगर आप स्पेसिफिक पेमेंट करते हैं तो स्पेसिफिक पर्सन पे लायबिलिटी आती है। जैसे कि आप सब कुछ यहाँ सैलरीड एम्प्लॉयड होंगे तो उनकी सैलरी पे भी टीडीएस कटता है। अब वो टीडीएस जो कटता है और एडवांस टैक्स ये ऐड होके आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी में प्लस माइनस हुआ तो आपको टैक्स रिफंड आ जाएगा या टैक्स पेबल आ जाएगा। अब अपन आते हैं एसएससी क्या होता है। एसएससी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिफाइन किया है कि कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स देने के लिए बाध्य है, a person whom any tax or any sum is payable under this act, वो एसएससी कहलाएगा। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब सिंपल ही है कि आप टैक्स असेस जो करते हैं वो उस प्रोसेस को असेसमेंट बोलता है। इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट बेस में चलता है कि आप अपनी इनकम खुद असेस करके गवर्नमेंट को बताओ। अगर गवर्नमेंट को कुछ उसमें इश्यू रहेगा, इंक्वायरी रहेगा या उनको कुछ पूछना रहेगा, कुछ क्वेरी रहेगा तो वो आपको नोटिस भेज के पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो आपने भेजा वो मान लेंगे। एक्सक्यूज मी। पर्सन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पर्सन कौन होता है। एक इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनकम क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनकम कैसे क्या होगी, कौन सी चीज इनकम में आएगी, और इसको आप जो चीज इनकम में आएगी जरूरी नहीं है कि उसमें इनकम टैक्स लगे। ये दोनों अलग है क्योंकि इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में है और चार्जिंग सेक्शन डिफाइन करता है कि किसमें कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। अब इनकम में सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, अगर आपको बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स हो रहा है बिजनेस से, डिविडेंड इनकम आ रही है आपको, सैलरी, परक्यूजिट्स, कोई ऐसे अलाउंसेस मिल रहे हैं पर्सनल एक्सपेंसेस रिकवर करने की, टेलीफोन एक्सपेंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंस, किसी भी प्रकार की लॉटरी, कौन बनेगा करोड़पति में भी अगर आप कुछ पैसे जीत रहे हैं तो भी वो आपकी इनकम में आएगी। इनकम की डेफिनेशन को लॉ मेकर ने बहुत ही एग्जॉस्टिव बना दिया है कि इससे कुछ चीज छूट ही नहीं पाएगी। और इसमें एक लाइन है इंक्लूड्स, इनकम इंक्लूड्स। इसका
मतलब कि जो है सब कवर हो जाएगा। ये तो हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, इससे रिलेटेड भी अगर कुछ चीजें होगी तो वो इनकम में कवर हो जाएगी। अब कंसेप्ट ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, रेगुलर रिसिप्ट वर्सेस कैजुअल रिसिप्ट। रेगुलर रिसिप्ट जैसे आपको सैलरी मिल रही है, वो एक आपकी रेगुलर रिसिप्ट हो गई। कैजुअल रिसिप्ट मतलब जो आपको ओकेशनली कभी मिलती है, जैसे कि आप कोई क्रॉसवर्ड पजल से अर्न कर लिए या कोई लॉटरी आपकी निकल गई, तो ये कैजुअल रिसिप्ट हो गई। हर कोई कैजुअल रिसिप्ट और रेगुलर रिसिप्ट दोनों चार्जेबल होती है इनकम टैक्स में। अब रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो वही जैसा अपन ने रेगुलर बेसिस में कोई इनकम आ रही है उसको अपन रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट कोई कैपिटल एसेट या कोई शेयर्स जो ऐसे ट्रांजैक्शन जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड, ये कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल है। ये भी रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट से मैच करते हैं। नेट रिसिप्ट वर्सेस ग्रॉस रिसिप्ट, ये बेसिकली बिजनेस क्राइटेरिया वालों की है कि अगर मैं 1000 रुपए का माल बेच रहा हूं और मैं 900 रुपए में वो माल खरीद के लाया हूं, तो मुझे जो मेरी ग्रॉस रिसिप्ट होगी वो 1000 होगी, नेट रिसिप्ट मेरी 100 रुपए होगी। 900 रुपए तो मैंने माल खरीदा तब दे दिया, तो वो 100 रुपए में टैक्स लगेगा। अब ड्यू वर्सेस रिसिप्ट बेसिस। ड्यू बेसिस क्या होता है कि जब वो इनकम ड्यू हो गई तब वो चार्जेबल होगी, कि जब वो मुझे मिली जब चार्ज होगी। तो इनकम टैक्स एक्ट में आईसीडीएस इनकम डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आए हैं, उसके बेसिस में अपन डिफाइन करते हैं। वो अलग ही कंसेप्ट है, काफी डिटेल में है, वो इतने शॉर्ट स्पैन में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट एक ब्रीफ है कि कौन सी रिसिप्ट में आएगी कौन सी ड्यू में आएगी। तो मैं बता दूं, जो बिजनेस प्रोफेशन वाली जो रिसिप्ट है और जो अदर सोर्स की रिसिप्ट है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ड्यू बेसिस में जा सकते हो या रिसिप्ट बेसिस में जा सकते हो। बाकी के लिए जब वो एक्रू हो रही है और जब रिसीव्ड हो रही है तभी जाएगा। इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि एक सैलरीड पर्सन अगर कोई ट्रेडिंग कर ले 1-2, तो क्या वो उसकी बिजनेस इनकम भी मानी जाएगी? सैलरी तो उसकी चल ही रही है, साथ में वो जब उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है तो वो कोई बिजनेस भी अर्न कर रहा है, तो वो बिजनेस में भी चार्जेबल होगा। अगर वो एक ट्रांजैक्शन भी कर रहा है तो भी वो उसकी बिजनेस इनकम में चार्ज होगा। लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है कि आपको कोई डैमेज का महंताना मिला या आपको कोई कंपनसेशन मिला। कई बार अपन सुनते हैं कि गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए लोगों की लैंड एक्वायर कर देती है तो उसका कंपनसेशन देती है, या किसी ने किसी को डैमेज क्लेम किया, उसका इंश्योरेंस का, जैसे मैं कार चला रहा हूं, वो कार का एक्सीडेंट हो गया, मेरे कार का इंश्योरेंस है, उस इंश्योरेंस वाले मैंने तो पहले रिपेयरिंग में पेमेंट कर दिया, बाद में मुझे उसकी रिकवरी हुई, तो क्या वो मेरी इनकम में आएगी कि नहीं आएगी? तो वो भी लिक्विडेटेड डैमेज का एग्जांपल है। गिफ्ट्स, अगर मुझे अपने रिलेटिव से गिफ्ट्स भी मिलते हैं तो वो भी एक तरीके से इनकम में आती है, बट बाद में वो एग्जेम्प्ट हो जाती है दूसरे सेक्शन में जाके, बट वो आपकी रिसिप्ट में आएगी। गिफ्ट की भी लिमिट है कि मैं सिर्फ अपने रिलेटिव से ही गिफ्ट्स ले सकता हूं, इसके अलावा अगर मेरे कोई फ्रेंड्स दे रहे हैं या कोई और थर्ड पर्सन मुझे गिफ्ट दे रहा है जो मेरे रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, तो अगर वो गिफ्ट अमाउंट 50,000 से ऊपर है, अगर वो गिफ्ट अमाउंट 50,000 से ऊपर है तो वो चार्जेबल होगा। इनकम टैक्स एक्ट में अब इंडिया की डेफिनेशन भी आ गई कि इंडिया क्या होता है। इंडिया, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, तो इंडिया क्या होता है ये भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने जो ओशंस भी होते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 में जो डिफाइंड है वो भी, वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब भी इंडिया के पार्ट में आते हैं। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर अपन ने डिस्कस कर चुका है। अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम, ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट में स्पेसिफिक जो टैक्स चोरी रोकने के लिए कुछ सेक्शंस भी बनाए रखे हैं, जैसे कि इसका पहला पार्ट है कैश क्रेडिट सेक्शन 68।
मेरी स्क्रीन शायद स्क्रीन विजिबल है मैम? यस सर, यस सर। जी आप फिर से करिए आ रही सर, बोलते हैं सर आप फिर से करिएगा। ये किसी ने शेयर कर दिया था, सीमा साव कौन है? सीमा साव, आप अपना शेयरिंग ना कीजिए। गोलछा साहब आप फिर से ठीक कर है सर, दीजिए। फिर से कर रहा हूँ। जी जी। हाँ हाँ, एक मिनट सर, अब विजिबल होगी स्क्रीन? हाँ सर। विजिबल है सर? नहीं नहीं सर, एक बार फिर से करिए, अभी नहीं दिख रहा है। अभी हुआ नहीं था, दिख रहा है थोड़ा सर? कट गया है। हाँ एक बार फिर से करिए। अभी है सर? नो नो। एक मिनट सर, मैं फिर से करता हूँ। हाँ जी आ गया। सर आ गया? हाँ विजिबल, विजिबल है, यस सर। ओके। अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम। अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स एविएशन से रिलेटेड कुछ चीजों को मीट आउट करने के लिए, ये चीजें ना हो, गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाई है। कैश क्रेडिट इसका एक एग्जांपल है कि अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई क्रेडिट हो रहा है और उसका आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये पैसे कहां से आए, तो गवर्नमेंट उसको आपकी इनकम मांग लेगी। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट सेक्शन 69 ये बोलता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड नहीं है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो एसेट मिल जाती है। से फॉर आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई, उस रेड में आपके यहाँ गोल्ड दिख जाता है कुछ अमाउंट, और इसके आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं कि गोल्ड कहां से परचेज किया, उसके बिल नहीं है, तो वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। वैसे ही अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपके यहाँ रेड हुई, वहां पे कैश पकड़ाया, अब वो पता चल रहा है कि वो आपकी वो मनी का सोर्स ही नहीं बता पा रहे कि ये पैसा कहां से आया, कि मुझे कोई बिजनेस से इनकम हुई, मैंने माल बेचा, कुछ जमीन बेचा, मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, तो वो अनएक्सप्लेन्ड मनी में फॉल हो जाएगा। वैसे अब इन्वेस्टमेंट तो है बुक्स में, पर उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है। जैसे कि मैं अपनी बुक्स में दिखा रहा हूं, मेरे पास 300 ग्राम गोल्ड है जिसकी वैल्यू मैं दिखा रहा हूं 25,000 रुपए में, बट मार्केट रेट तो उसका काफी ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है वो मेरी वो इनकम मान लेंगे। वैसे ही एक अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर का भी कंसेप्ट आया है कि आप, चलो आप इनकम तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये खर्चा आपने किया कैसे। से फॉर आज मेरे पास 1 लाख रुपीस का आईफोन है, इस आईफोन को परचेज करने के लिए आपके पास फंड कहां से आया, अगर मैं ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तो मुझे अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मान के सेक्शन में मैं फॉल हो जाऊंगा, और जो वो आईफोन की वैल्यू है वो मेरी पूरी इनकम में चार्ज हो जाएगी कि ये मैंने ब्लैक मनी से लाया। वैसे ही हुंडी चिट्ठी का रीपेमेंट। हुंडी इज लाइक कि एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि आप कैश में लेन देन कोई भी लोन का 10,000 से ऊपर नहीं कर सकते, तो उसका अगर मैं अमाउंट बोरो भी कर रहा हूं और रीपेड भी कर रहा हूं तो ये इस सेक्शन में मैं फॉल हो जाऊंगा। सर्टन एक्सेप्शंस ऑफ जनरल रूल। इन जनरल अपन प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स देते हैं, पर इस रूल के 5 एक्सेप्शन है। 5 एक्सेप्शन ये है कि या तो मेरा जो शिपिंग बिजनेस है नॉन रेसिडेंट का, या मैं इंडिया ही छोड़ के जाने वाला हूं, या मैंने वो बिजनेस बंद कर दिया है, या मैं टैक्स एविएशन करना चाह रहा हूं उस ट्रांजेक्शन में, गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो वो उसी ईयर मेरा इनकम चार्ज कर देंगे। अब चार्ज ऑफ इनकम टैक्स
सेक्शन 4 जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था कि वो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स लाता है। हर फाइनेंस एक्ट में, बजट में, फाइनेंस एक्ट में गवर्नमेंट स्लैब रेट डिसाइड करती है कि कौन कौन से रेट से हम कौन कौन से इनकम को कौन से रेट से चार्ज करेंगे, क्या सेस लगाएंगे, क्या सरचार्ज लगाएंगे। तो ये सेक्शन 4 में डिफाइन किया हुआ है। अब इस बेसिक कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्लैब रेट। जो मैं स्लैब रेट आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये असेसमेंट ईयर 21-22 का है। इसमें जो मैं सबसे पहले इंडिविजुअल पे ही फोकस कर रहा हूं क्योंकि अपना पूरा टॉपिक जो है इंडिविजुअल पे फोकस्ड है। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम 2,50,000 2.5 लाख तक है तो उसको उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी नील होगी। अगर उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% के स्लैब में आएगा। अब 5% किसका, 2.5 लाख का कि 5 लाख का? तो ये 2.5 लाख का ही होगा क्योंकि 2.5 लाख तो आपका एग्जेम्प्ट है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर मेरी इनकम जाती है तो वो पूरी 30% स्लैब में चले जाएगी। ये जो स्लैब है ये इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है। 60 ईयर्स वालों ने गवर्नमेंट ने सिर्फ 50,000 की एडिशनल छूट दी है। उनके लिए जो स्लैब है वो 3 लाख से स्टार्ट होता है। उनकी 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 5 लाख में 5%, 5 लाख से 10 लाख में 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। क्लियर है? अब एक और इनकम टैक्स में कंसेप्ट है सुपर सीनियर सिटीजन का। सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज 80 ईयर से ऊपर होती है। इनके लिए गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपीस का स्लैब रखा है। सॉरी, किसी ने कुछ बोला सर? हाँ, नो सर, कंटिन्यू करिए जी। सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा है उनके लिए 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं। 5 लाख से 10 लाख में वही 20% और 10 लाख से ऊपर में 30%। अब आप लोगों को एक डाउट भी आ रहा होगा कि हम तो सुनते थे सर कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। ये अपन कई बार सुनते हैं या स्मार्ट है। मैंने अभी कुछ समय पहले आपको 87A की एक रिबेट पढ़ाई थी। जो जिनकी इनकम 5 लाख तक है उनको 12,500 तक की टैक्स रिबेट मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट ने एक रिबेट दी है आपको। वो स्लैब आपका आज भी वही है 2.5 लाख का। बस आपको जिनकी इनकम 5 लाख से कम है उनको 12,500 तक की एक रिबेट मिलेगी। और ये रिबेट अगर मेरी इनकम जैसे से फॉर मेरी सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ तो टोटल मेरी साल भर का हुआ 6 लाख रुपए। तो मुझे ये 12,500 की जो रिबेट है उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूंगा एट एनी पॉइंट। इस बजट में एक और नया कंसेप्ट आया जो नया गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजाइम करके दी। इस न्यू टैक्स रिजाइम में हमें जो टैक्स रेट दिया 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25%, 15 लाख से ऊपर 30%। अब तो ये तो कम रेट दिख रहा है। तो जहां आपको टैक्स रेट कम लग रहा है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो आपसे लेगी। तो आपको इसमें कोई भी आपकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो आपको 80C की डिडक्शन मिलती थी, जो आपको LIC प्रीमियम की डिडक्शन मिलती थी, जो आपको हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट रिपेमेंट करते थे, लोन का रिपेमेंट करते थे, उसकी जो आपको डिडक्शन मिलती थी वो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको मिनिमम रेट पे ये गवर्नमेंट ने प्रोविजन क्यों लाई? कई लोगों की ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उनकी सैलरी थोड़ी 5 से 6 लाख रुपए के बीच में होती है, बट वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके खर्चे बहुत हैं। इस कारण उनको डिडक्शन नहीं मिल पाती।
गवर्नमेंट ने वैसे लोगों की हेल्प करने के लिए उनके लिए टैक्स रेट कम कर दिया कि भाई आप ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कम रेट में टैक्स ले लो। और इसमें ये भी एक ऑप्शन है कि आप 1 साल न्यू रिजाइम में टैक्स दे दो, 1 साल ओल्ड रिजाइम में भी, आप इंटर स्विच भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब टैक्स कैलकुलेशन का एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी है कि मिस्टर एक्स है जिसकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे टैक्स? फर्स्ट केस में उसकी एज 45 है, सेकंड केस में उसकी एज 63 है, थर्ड केस में उसकी एज 82 है। अपन इसको 45 फर्स्ट में सॉल्व करते हैं और ये ओल्ड रिजाइम की उसे डिडक्शन मिलेगी, अपन ये मान के करते हैं। अब ये 12 लाख उसकी टोटल इनकम है, इसमें सब डिडक्शन वगैरह माइनस हो गई है, तो शुरू के 2.5 लाख में तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में उसे 12,500 रुपए टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख में जो 5 लाख का पोर्शन है उसका 20% 10 लाख रुपए टैक्स लगेगा। 2 लाख 12 लाख में 10 लाख माइनस हो गया, 2 लाख बचा, 2 लाख का 30% 60,000 रुपए। तो टोटल मेरा टैक्स लायबिलिटी है 1,72,500 की। अब इसमें मैंने आपको बताया था एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4% का, वो ऐड होगा, टोटल मेरी लायबिलिटी आ गई 179,400। अब से फॉर 179,400 में मेरा 1,90,000 रुपए टीडीएस कटा हुआ है या मैंने एडवांस टैक्स पे हुआ है, तो वो माइनस होके उतना अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अब वैसे ही 63 वालों के लिए कैलकुलेशन है और 82 वालों के लिए मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, काफी सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। अब टैक्स रेट एक मैं जल्दी ब्रीफ भी कर देता हूं कि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या टैक्स रेट है, कि एक नॉलेज है। ये सेशन के बाद मैं चाहता हूं कि आपको एक बेसिक इनकम टैक्स का हर हेड का क्या लॉजिक्स है, क्या उसमें बेसिक प्रोविजन है, वो पता चल जाए। डिटेल्ड डिस्कशन आगे की फैकल्टीज लेते जाएंगे। एक पार्टनरशिप फॉर्म में 30%, लोकल अथॉरिटी में भी टैक्स रेट 30% है फ्लैट। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उनके उसमें 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 तक इनकम है तो 20%। कंपनीज के केस में अलग अलग डेफिनेशंस है कि कौन सी डोमेस्टिक कंपनी है, कौन सी फॉरेन कंपनी है, सबके टैक्स रेट अलग अलग है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स रेट है वो 20% है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से फॉर अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं कि मैंने एक लैंड 2005 में खरीदी 5 लाख रुपए की, उसको मैंने 2020 में बेचा 15 लाख रुपए में, इसमें जो मुझे गेन होगा, इसमें इंडेक्सेशन वगैरह भी होता है, इंडेक्सेशन के बाद सिर्फ और मुझे 2 लाख रुपए गेन होता है, तो ये 2 लाख में मुझे फ्लैट 20% टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स बोलता है, ये इसी बजट से आया है। इसके पहले तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स एग्जेम्प्ट था इंडिया में, आपकी कितनी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाए शेयर्स बेचने से आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अभी इसमें टैक्स रेट भी चालू हो गया 10%, और 1 लाख रुपए की इसमें कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक है तो अब आपको कोई टैक्स नहीं देना, 1 लाख से ऊपर होता है तो अब आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, विनिंग इनकम जैसे लॉटरी हो गई, कौन बनेगा करोड़पति, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, सब 30%, और 60% जो अपन ने अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो अभी समझा था उसमें 60% टैक्स रेट है। अब सरचार्ज, गवर्नमेंट सरचार्ज भी लगाती है हमारे ऊपर। सरचार्ज एक इनकम, जिनकी एक इनकम लिमिट डिसाइड की है, इस इनकम से ऊपर अगर किसी की इनकम जाती है तो गवर्नमेंट सरचार्ज लगाती है। इंडिविजुअल के केस में जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ की है, 50 लाख तक आप सरचार्ज के नॉर्म्स में नहीं आते, आपको कोई सरचार्ज नहीं देना। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। 10% किसका? जो मेरी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। अगर मैं इस एग्जांपल से समझाऊं आपको कि इधर मेरी टैक्स लायबिलिटी से फॉर 1,79,400 है, तो अगर इसका 10% और ऐड होगा तब वो सरचार्ज कैलकुलेट होगा।
बेसिकली। और जो सरचार्ज है वो गवर्नमेंट इसलिए लाया है कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए रिचर पीपल ज्यादा टैक्स दें, जिनकी इनकम कम है वो कम टैक्स दें। इस कंसेप्ट में इनकम टैक्स एक्ट अपना बना है। तो जिनकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है वो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है 15% सरचार्ज है, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25% सरचार्ज है, और जिनकी टोटल इनकम 5 करोड़ से भी ऊपर है उनका 37% सरचार्ज लगाती है गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी और फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का अपन स्किप भी कर सकते हैं। रिबेट 12,500 की ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो 5 लाख रुपए तक के लोगों को जिनकी इनकम होती है उनको मिलती है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और अगर एक समरी अगर अपन बनाए कि क्या होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न करती है, इसके अंदर इनकम देती है, और जो कोर्ट केस होता है वो डे टू डे आता रहता है। इनकम टैक्स लेवी होता है टोटल इनकम पे, प्रीवियस ईयर पे, हर पर्सन के ऊपर। पर्सन कौन होते हैं? पर्सन एक इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई। कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर को बोलते हैं। एक्सेप्शंस अपने को अनडिस्क्लोज इनकम, टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, और ये वापस टैक्स रेट की एक समरी इसमें आ गई है। अब रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग में अपन जाते हैं कि सब ये कैलकुलेट हो गया, अब ये फाइल कैसे होगा, किसको फाइल करना है, कब फाइल करना है, क्या मैं जो रिटर्न फाइल किया अगर ड्यू डेट निकल गई उसके बाद मैं कब तक फाइल कर सकता हूं। मैंने रिटर्न फाइल करते करते कोई मिस्टेक हो गई आपके कंसल्टेंट से, तो क्या मैं उसको रिवाइज कर सकता हूं। डिफेक्टिव रिटर्न, कुछ मेजर आईटीआर फॉर्म में इंफॉर्मेशन अगर फिल नहीं करते तो रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है। तो ये सब के कंसेप्ट में आगे आपको बताऊंगा। रिटर्न फाइलिंग के कंपलसरी फाइलिंग, किन के लिए कंपलसरी फाइलिंग है? जिनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ऊपर है 2.5 लाख, अगर मैं लेमैन भाषा में बोलूं, जिसकी भी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ये इंडिविजुअल की बात हो गई। कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म को केस में भी अब ये फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? अगर मैं करें, इन जनरल जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई होती है असेसमेंट ईयर की। अभी ड्यू कोविड सिनेरियो गवर्नमेंट ने ड्यू डेट इंक्रीज करके 30 सितंबर कर दी है कि एक इंडिविजुअल को अपना रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करना है। अगर वो इस ड्यू डेट को मीट आउट नहीं करता है तो क्या होगा? क्या वो रिटर्न आगे फाइल कर पाएगा? ऐसा नहीं है, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो वो असेसमेंट ईयर खत्म होने तक। से फॉर अभी जो प्रीवियस ईयर एंड हुआ 2021, इसकी ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दी है। अगर मैं 30 सितंबर तक फाइल नहीं कराता तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और मैं कब तक लास्ट तक फाइल कर सकता हूं? अगर मैं 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को सेफ और रिटर्न फाइल करता हूं तो मुझे 234 ऐप की लेट फीस लगेगी। ये लेट फीस क्या होती है? 5,000 की। अगर मैं दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर देता हूं तो मैं 5,000 की लेट फीस के बाद भर के मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूं। और अगर मैं दिसंबर के पास से और जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद तो मैं फाइल ही नहीं कर सकता। असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद आप वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है, अनलेस गवर्नमेंट ड्यू डेट ना बढ़ा दे। और 10,000 की लेट फीस। एक चीज और है कि अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो गवर्नमेंट मेरी जो लेट फीस जो 5,000 रुपए की है उसको 1,000 कर देगी। मैं एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करना कि अगर मेरी इनकम 2.5 लाख तो भी अगर मैं रेट रिटर्न फाइल करता हूं
तो मुझे लेट फीस लगेगी 234F की नहीं लगेगी? आप सब चैट बॉक्स में अपना अपना आंसर दे सकते हैं। एक तुलसी भारती जी का आया कि नहीं लगेगी, और किसी का कोई जवाब? गोवर्धन प्रसाद जी का भी आया नहीं लगी। जी हाँ, हमें लेट फीस नहीं लगेगी क्योंकि मेरी इनकम जो है 2.5 लाख से भी कम है, इसीलिए मुझे वो लेट फीस नहीं लगेगी। रिलेटेड रिटर्न, अगर अपन लेट फाइलिंग के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है। अब क्या मैं रिटर्न फाइल कर रहा था तो क्या मैं इसको रिवाइज कर सकता हूं? जी हाँ, मैं रिटर्न रिवाइज कर सकता हूं, वो असेसमेंट ईयर खत्म होने तक या असेसमेंट कंप्लीट होने, व्हिचएवर इज अर्लियर। इन जनरल असेसमेंट ईयर के बाद ही कंप्लीट होता है। असेसमेंट का मतलब गवर्नमेंट असेस करती है, अगर कुछ स्क्रूटनी वगैरह आई तो मैं रिवाइज भी कर सकता हूं उस रिटर्न को। एक और कंसेप्ट है डिफेक्टिव रिटर्न का। डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है? गवर्नमेंट जब इनकम टैक्स रूल्स बनाती है तो आईटीआर फॉर्म में कुछ मैंडेटरी फिगर्स देती है कि आपको ये फिगर डालना। से फॉर जैसे सैलरी के केस में नेम ऑफ एम्प्लॉय डालना कंपलसरी है, उनका कंप्लीट एड्रेस डालना कंपलसरी है, और जिनका आप जो एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काट रहे हैं उनका 10 नंबर डालना कंपलसरी है। इस टाइप की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आप नहीं डालते हैं और आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो रिटर्न डिफेक्टिव होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का जैसे आप टीनेंट नेम डालना कंपलसरी, आपने नहीं डालेंगे तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। अब डिफेक्टिव रिटर्न का फिर अब रिटर्न डिफेक्टिव हो गया तब हम क्या करेंगे? तब एओ से नोटिस पीरियड आएगा कि 15 डेज के अंदर वो आप डिफेक्ट को क्लियर करो, और फिर आप उसका एक रिवाइज रिटर्न फाइल करके उसको आप क्लियर कर सकते हैं। पैन तो आप सभी जानते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। जब इनकम टैक्स में अपन रजिस्टर्ड होते हैं तो कब पैन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, इसका एक चार्ट लिमिट है कि जिस दिन आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो गई तो आपको मैंडेटरी है पैन लेना, एक इंडिविजुअल के केस में। बिजनेस वालों के केस में अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर 5 लाख से ऊपर हो जाता है तब आपको पैन लेना मैंडेटरी है। अब कौन कौन से ट्रांजैक्शन में पैन कोड करना मैंडेटरी है? जैसे कि आप अगर सेल या परचेज कर रहे हो कोई भी मोटर व्हीकल का, कार वगैरह का, तो आपको पैन देना मैंडेटरी है। आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो, एफडीआर ओपन कर रहे हो, तो बैंकिंग कंपनी आपसे देखिएगा पैन मांगती है, वो भी मैंडेटरी है। आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो शेयर ट्रांजैक्शन के लिए, तो भी वहां पैन कोड करना मैंडेटरी है। आप होटल बिल का पेमेंट कर रहे हो कैश में 50,000 से ऊपर, तो वहां आपको पैन देना मैंडेटरी है। अगर आप चेक से पे कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है। कभी पेमेंट 50,000 से ऊपर कर रहे हो तो भी आपको पैन देना मैंडेटरी है। म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हो 50,000 से ऊपर, वहां आपको पैन देना मैंडेटरी है। आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में तो भी 5,000 से, तो भी आप 50,000 से ऊपर कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट आप कैश में 50,000 से ऊपर कर रहे हो तो आपको पैन देना मैंडेटरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी 10 लाख से ऊपर का सेल हो रहा है, नहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आजकल तो रजिस्ट्री बिना पैन के होती नहीं है, तो अगर आप वो भी बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो वहां आपको पैन देना जरूरी है। क्या माइनर को भी पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है? अगर माइनर की कोई सेल्फ इनकम है, जैसे आप इंडियन आइडल में बच्चे देखते होंगे, उनकी जो खुद की इनकम है तो उनके लिए पैन लेना मैंडेटरी है। बट क्योंकि अपना इंडियन लॉ 18 ईयर्स से कम वाले बच्चों को साइनिंग अथॉरिटी नहीं देता है, उनके पेरेंट्स उनके बिहाफ में साइन करेंगे।
एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आधार टू पैन लिंक। आप लोगों के पास, सबके पास आधार कार्ड भी होता है, पैन कार्ड भी होता है। आप सभी अगर मैच करेंगे तो बहुत लोगों में मिस्टेक भी होती है कि डेट ऑफ बर्थ किसी में मिस्टेक है, किसी में एक स्पेलिंग का एस ज्यादा आ गया, कम आ गया, ए ज्यादा आ गया, कम आ गया। तो ये दोनों मैच होना चाहिए और ये इनकम टैक्स पोर्टल से लिंक होता है आधार। इसकी भी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने 30 सितंबर रखी है कि जिनका भी पैन और आधार लिंक नहीं है वो 30 सितंबर तक उसको लिंक करें, अदरवाइज जो आपका पैन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप फर्दर इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। आधार कोड करना भी मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न में। अगर लिंक नहीं है तो आपको भले लिंक नहीं है तो भी आपको कोड करना पड़ेगा, उसके बिना रिटर्न फाइल नहीं होगा। मिसमैच को आप पैन सेंटर या आधार सेंटर में जाके ठीक कर सकते हैं। अब रिटर्न अपन ने फाइल तो कर दिया, उसको ई वेरीफाई भी करना पड़ता है 120 डेज के अंदर। अगर हमने रिटर्न फाइल कर दिया, उसको वेरीफाई नहीं किया, ई वेरीफाई के 4-5 प्रोसेस हैं। या तो आप साइन करके इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट बैंगलोर में भेज सकते हैं, आप आधार ओटीपी से भी ई वेरीफाई कर सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न 120 डेज के अंदर ये 3 स्टेप में से कोई भी आप एक नहीं करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगा। अब ई वेरीफाई करेगा कौन? इंडिविजुअल के केस में वो खुद करेगा, एचयूएफ के केस में कर्ता करेगा, कंपनीज के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर करेंगे, एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे। अब अगर मैं इसको समराइज करूं कि 139(1) मुझे मैंडेटरी बोलता है कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो मुझे फाइल करना कंपलसरी है। अगर मैं नहीं फाइल करता हूं तो मुझे 234F की फिर पेनल्टी लगती है। ये भी पेनल्टी तक मैं कब तक कर सकता हूं? असेसमेंट ईयर एंड होने तक। असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद कहानी खत्म हो जाती है, मैं रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकता। रिटर्न लॉस का भी रिटर्न मुझे फाइल करना मैंडेटरी है। जी हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का अगर आपको कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। एक और कंसेप्ट 234A का। 234A का एक इंटरेस्ट लगता है जो इनकम टैक्स की ड्यू डेट थी और जिस दिन मैं रिटर्न फाइल करता हूं, अगर ये दोनों ड्यू डेट में गैप है तो 1% पर मंथ का टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट भी लगता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। से फॉर इस असेसमेंट ईयर की ड्यू डेट 30 सितंबर है। अगर किसी कारणवश मैं रिटर्न फाइल 30 सितंबर तक नहीं कर पा रहा हूं, मैंने किया 10 दिसंबर को, तो मुझे 234F की लेट फीस के अलावा 234A का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सितंबर ड्यू डेट थी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जो मेरी टैक्स अमाउंट है, जो मेरी टैक्स लायबिलिटी आ रही है उस पे 1% मुझे इंटरेस्ट पर मंथ का देना पड़ेगा। अगर मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही, मेरा रिफंड आ रहा है सिर्फ, तो मुझे इंटरेस्ट देने की 234A एप्लीकेबल नहीं होगा। बिलेटेड रिटर्न, जो अगर अपन ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते उसे बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न रिवाइज भी हो जाता है, वो भी विद इन द असेसमेंट ईयर ही रिवाइज होता है। पैन नंबर कहाँ कब कोड करना है, पैन और आधार इंटरचेंजेबली गवर्नमेंट की स्कीम है कि पैन हट के वो आधार से ही मर्ज हो जाएगा 2-3 सालों में। सेल्फ असेसमेंट के बारे में भी मैंने बता दिया कि अपन टैक्स खुद असेस करते हैं, गवर्नमेंट उसे एनालाइज करती है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें रिवर्ट बैक नोटिस देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर किसी को डाउट है तो अपन ले सकते हैं डाउट। माइक ऑन।
Thank you, Mr. Golcha ji, for accepting our invitation and giving us detailed information in a very short notice. Thank you so much. आज के Thank इस you. 7 दिवसीय वर्कशॉप के पहले दिन के अंतिम चरण पर अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए वर्कशॉप कन्वीनर डॉक्टर लालिश शर्मा मैम को सादर आमंत्रित करती हूँ। मैम एक चैट बॉक्स में मैं डाउट देख रहा हूँ, शिवानी यादव जी का डाउट है, हर पेन होल्डर को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। शिवानी मैम ऐसा नहीं है, जिसकी इनकम जैसे कि मैंने बताया था 2.5 लाख रुपए से इनकम ऊपर है, ग्रॉस टोटल इनकम विदाउट डिडक्शन, उसी को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज उसको मैंडेटरी नहीं है। आई होप शिवानी जी आप क्लियर हो गया होगा आपको। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? और किसी को कोई डाउट तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। हाँ सर, ये आ रही है, क्वेरी आ रही है। हाँ बोलिए, कौन? मैं डॉक्टर रश्मि यादव मैम, केजी कॉलेज रायगढ़ से। रायगढ़ से मैम। जी मैम। एक डाउट मेरे को पूछना था सर, जैसे हम अभी आपने बताया कि हम रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, तो कोई रिटर्न कितने बार रिवाइज हो सकता है? विजय सर। मैम रश्मि मैम, अगर आप बोल रहे हैं, मुझे आपकी वॉइस सर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। रश्मि मैडम का ये क्वेश्चन है कि हम अपना रिटर्न कितने बार रिवाइज कर सकते हैं? विजय सर। विद इन एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप रिवाइज कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 31 मार्च को एंड होता है, जब तक आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। और आप कितने बार रिवाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक बार रिवाइज कर दिए तो दूसरी बार नहीं कर सकते, आप जितने बार चाहे उतने बार रिवाइज कर सकते हैं। और किसी का कोई डाउट? हाँ जी, मतलब सर एक असेसमेंट ईयर में भी एक असेसमेंट ईयर खत्म हो गया, उसमें अपन ने रिटर्न फाइल कर दिया, उसको पूरा प्रोसेस कर लिया है, और फिर मान लीजिए हमको कोई एरियर्स मिला या वो मिला, फिर हमने रिवाइज किया, और उसके बाद फिर कभी ऐसा हुआ कि मैम एरियर्स के केस में जो आप बोल रहे हैं मैम, एरियर्स के केस में जो टैक्सेबिलिटी होती है, जब वो रिसीव्ड होता है तभी होगी। आपको जैसे से फॉर 3 साल का एरियर एक साथ मिला, तो एरियर्स के केस में इनकम टैक्स का स्पेसिफिक प्रोविजन है कि उसका उसी साल टैक्सेबल होगी जिस साल आपको रिसीव्ड होगा, और उस एरियर में आपको रिबेट भी मिलती है। उसका एक डिटेल कैलकुलेशन है, वो जो नेक्स्ट सेशन श्वेता मैम का है वो शायद टेकअप करेंगे कि एरियर्स के केस में आपको टैक्सेबिलिटी क्या है। आपको जिस साल का एरियर है उस साल का रिटर्न रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ओके सर जी, थैंक यू सर। सर ये 2 लोगों का हैंड रेज है, कुसुम यदि कुछ पूछना चाहते हैं, और एक चंद्रवती ओरांव, इन लोगों ने हैंड रेज धोखे से यदि नहीं किया हो, यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कुसुम और चंद्रवती ओरांव। कुसुम जी आप अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। सुनबीर सर, हो सकता है धोखे से हो गया होगा, धोखे से हो गया होगा। और किसी का कोई डाउट या तो वो सर मेरा एक डाउट है, आप चैट बॉक्स में, हाँ बताइए। हाँ सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कौन बनेगा करोड़पति या इस टाइप के हम शो में शामिल होते हैं, और हमको 1 करोड़ या 5 करोड़ का प्राइस मिलता है, तो क्या वो पूरा प्राइस हमारे हाथ में आता है या उसमें कुछ टैक्स कटता है, और कटता है तो कितना %? नहीं मैम, इसके लिए जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, मैं चाहता हूं कि आप 5 करोड़ जरूर जीतें, एक तो सबसे पहली बात। और अगर आप जीत जाते हैं तो इसमें आपको मैम टीडीएस कटता है। कोई भी विनिंग इनकम के ऊपर सेक्शन 194 पे टीडीएस कटता है। उसमें अलग अलग हर टाइप की चीजों पे टीडीएस रेट डिफाइंड है। तो विनिंग का सिलेक्शन बधाई इनकम पे 30% टीडीएस का रेट है मैम। जैसे से फॉर आप 5 करोड़ जीतते हैं तो 5 करोड़ 30% 1.5 करोड़ प्लस इसमें 4% से अमाउंट आता है, वो सब कट के आपको मिलेगा। इसी डाउट को मैं आपको और थोड़ा एनहेंस करके एक्सप्लेन करूंगा कि से फॉर आपको कोई कमोडिटी आप जीतते हैं,
से फॉर आप इंडियन आइडल के शो में देखते हैं किसी को कार मिल गई या किसी को टीवी मिल गई, ये सब के अब जो टीवी तो वो उनको मटेरियल चीज में मिल रही है, इसका तो टीडीएस आप काट नहीं सकते। तो आप इसके लिए जैसे टीवी का कॉस्ट 50,000 रुपए, तो 50,000 की वैल्यूएशन अपन मान के उसका टीडीएस आपको जेब से देना पड़ेगा, तब वो आपको टीवी देंगे। थैंक यू सर, मैं यही जानना चाह रही थी। बसंत सर कुछ डाउट कुछ बोल रहे हैं सोनबेर सर? जी जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे टैक्स अपन लोग जो टैक्स पेयर हैं ये डोनेशन देते हैं, तो जिनको कुछ सोसाइटीज होती है, कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसको हम लोग डोनेशन दे देते हैं, छोटी छोटी जगहों पे भी डोनेशन करते हैं, तो क्या सारे डोनेशन पर हमको टैक्स में रिबेट मिलता है या फिर वो कुछ क्राइटेरिया है उसका? सर बसंत सर, आपका जो डाउट है जो मैं समझ पा रहा हूं कि मैं अलग अलग सोसाइटी या छोटी छोटी जगह पे डोनेशन देता हूं, तो क्या मुझे उसका हर डोनेशन दिया हुआ मुझे इसकी छूट मिलेगी इनकम टैक्स में? तो इसका सवाल है नहीं, इनकम टैक्स में छूट उन्हीं सोसाइटी या उन्हीं ट्रस्ट के डोनेशन की मिलती है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है सेक्शन 80G के अंतर्गत इनकम टैक्स। हाँ, जो भी ट्रस्ट 80G में 12A में रजिस्टर्ड है, वो ही ट्रस्ट को आप अगर डोनेशन देंगे तो आपको उसकी रिबेट मिलेगी, अन्यथा आपको नहीं मिलेगी। अब 80G के अंदर कौन से ट्रस्ट आते हैं? तो गवर्नमेंट ने पूरा उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि 12A में जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, जिनका मुख्य उद्देश्य सोसाइटी की वेलफेयर का, एजुकेशन का, हॉस्पिटल का, इस टाइप से, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर जो है उनकी एक दिन की सैलरी पीएम केयर फंड में इस बार गई थी, तो पीएम केयर फंड में अगर आप डोनेट कर रहे हैं या सीएम केयर फंड में, इस टाइप के जो फंड्स है इसमें आप डोनेट करेंगे तो आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर वो ट्रस्ट रिकॉग्नाइज नहीं है इनकम टैक्स में तो आपका उसको डोनेशन नहीं मिलेगा, रिबेट नहीं मिलेगा। सर ये जो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, जैसे कोई सोसाइटी है जो चैरिटी में काम कर रही है, इसको यदि इस 12A 80C में रजिस्ट्रेशन करना है तो कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? सर ये आपको, जैसे आपको कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड करानी है तो ये इनकम टैक्स का पोर्टल है, इसका फॉर्म 10 फॉर्म जाता है, वो ऑनलाइन फॉर्म जाता है, वो एक आप कोई भी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करेंगे, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन बना देगा, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर। एक शिवानी यादव जी का एक और डाउट है, हाउस लोन में कितना इंटरेस्ट तक रिबेट ले सकते हैं? हाउस लोन में शिवानी मैम 2 लाख तक के रिबेट की छूट रहती है, और इसका प्रिंसिपल रीपेमेंट जो आता है वो 80C में आता है, तो 80C में 1.5 लाख की, जैसे सेफ और आपकी 50,000 रुपए की EMI है, तो साल भर में आप 6 लाख रुपए टोटल हाउसिंग लोन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं। इस रीपेमेंट में 4 लाख रुपए सेफ और आपका इंटरेस्ट हो गया, 2 लाख रुपए प्रिंसिपल रीपेमेंट हुआ, तो ये 4 लाख में मैम सिर्फ आपको 2 लाख रुपए ही हाउस प्रॉपर्टी में एज अ डिडक्शन अलाउ होगा, और 80C में आपको 1.5 लाख टोटल। इसमें आप एक प्लानिंग में अगर सबको शेयर कर दूं, अगर लाली मैम अगर अपने पास टाइम है तो मैं एक प्लानिंग और शेयर कर सकता हूँ इससे। नहीं सर, अगर सबकी बेनिफिट की तो जरूर आप बता दें क्या है। इसमें एक प्लानिंग और अपन कर सकते हैं कि आप रजिस्ट्री 2 नाम से कराएं, हस्बैंड और वाइफ के नाम से। प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों अपने नाम से ले, और जो हाउसिंग लोन है वो जॉइंट लोन ले। तो जो इसकी छूट है वो हाउस प्रॉपर्टी में दोनों को मिलेगी 2-2 लाख, प्लस डिडक्शन 80C में ही 1.5 लाख मिलेगी, तो आप डबल बेनिफिट उठा सकते हैं। ये है सर हमारे लिए एक्सपर्ट जो व्यू होता है। देखिए सर, अभी आपने बताया कि कंबाइंड नेम से मकान लिया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ मैम पूछिए। हाँ मैडम पूछिए। हेलो
मैं वैष्णवी देवांगन कमला कॉलेज फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। हाँ बोलो वैष्णवी। सर जैसे कि अगर हमको पैतृक संपत्ति के रूप में या फिर अपने खानदान से सोना वगैरह मिल, तो अगर हमारे घर रेट पड़ जाती है और उसका हमारे पास बिल वगैरह नहीं रहता तो कैसे कर सकते? हाँ मैम, इसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास कुछ ज्वेलरी पुरानी मिल गई और आप ये बोल रहे हैं मेरी पुरानी संपत्ति है, तो हर ज्वेलरी को वो उनके पास एक वैल्यूअर ऑफिसर रहता है जो वो बता देगा कि वो कितनी पुरानी ज्वेलरी है। अगर आप बोलेंगे कि मैं 3 साल पहले कोई ज्वेलरी खरीदी और मेरे को नहीं 50 साल पहले मेरे पिताजी दादाजी से मिली थी, तो आप उसमें फंस जाएंगे। और प्लस अभी तो हॉलमार्किंग भी मैंडेटरी हो गई है, तो हर ज्वेलरी का एक यूआईडी कोड होगा, एक यूनिक कोड उसमें मेंशन होगा, तो आप फिर बोल ही नहीं सकते ये चीज। यस सर, थैंक यू सर। हाँ सर, मेरे ख्याल से सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर इन केस मान लीजिए सैलरी संबंधी, जैसे कि मैडम ने एरियर्स के बारे में पूछा, कुछ लोग हाउस प्रॉपर्टी से पूछ रहे हैं, हमारे सोनबीर सर जो है एटीजी डोनेशन के बारे में पूछ रहे हैं। अलग अलग दिन भी जितने भी सेशंस होने वाले हैं, हर दिन जो है, जैसे कल जो होगा श्वेता जैन मैडम का होगा, उसमें डिटेल में सैलरी के बारे में बताया जाएगा। उसके नेक्स्ट डे मानसी काथरानी जी हैं हमारे साथ, तो वो उस दिन हाउस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में जानकारी देंगी। इसी प्रकार जो है क्या बोलना चाहिए, 24 जुलाई को जो है हमारे साथ प्रवीण श्रीवास्तव सर रहेंगे, जो कि 80C से 80U तक के जितने डिडक्शन है, जिसमें 80D जो सोनबीर सर बोल रहे हैं वो भी उस दिन क्लियर होगा। तो और अच्छे से हमको डिटेल में आगे जानकारी मिलने वाली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे थे प्रतिभागी, सबके प्रश्नों का समाधान हो गया है। और मैं आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमिताभ दुबे जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत अपना जो है समय भी दिया मुझे, और बहुत सहजता और सरलता के साथ उन्होंने मेरा साथ दिया। कार्यक्रम में 2-3 बार ऐसी परिस्थितियां आई कि कुछ हमको सीए चेंज भी होते गए, हमारे मुख्य जो वक्ता हैं, पर सर ने बहुत आसानी से जो है हमें सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट के लिए मैं उनके हृदय से आभारी हूँ। हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य वक्ता जो है श्री किशोर वरड़िया जी, आज किसी कारण से अपील के चलते, कमिश्नर की अपील हो गई है उनकी अचानक ही, तो वो आज उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे आज के मुख्य वक्ता विवेक गोलछा जी का, जिन्होंने 48 घंटे के अंदर, सिर्फ 48 घंटे के अंदर हमारे क्या बोलना चाहिए हमारे उस आमंत्रण को स्वीकार भी किया, और स्वीकार करने के उपरांत बहुत अच्छे से उन्होंने आज प्रेजेंट भी किया है। चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो क्वेरी निकल रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि सर ने जो एक चिंगारी लगा दी है। अब लोग जो है इस इनकम टैक्स और इसके बारे में जानने की इच्छुक हो जाएंगे, और जरूर जो है वो आगे के सेशंस में वो उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक गोलछा सर, आपने बहुत डिटेल में जो है पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है इनकम टैक्स और रिटर्न के संबंध में। आपकी क्या बोलना चाहिए, अनवांटेड सोर्सेज से जो हमको संपत्ति आय मिलती है उसके बारे में, लॉसेज ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बारे में, क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में, मतलब पूरी एक ओवरव्यू जो इनकम टैक्स का है वो आज आपने हमारे प्रतिभागियों को दिया है। मैं हमारे प्राचार्य मैडम का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। हमारे कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु मैं हमारी डॉक्टर निवेदिता लाल मैडम की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने जो है वो आज के कार्यक्रम को बहुत ही सरलता से जो है और बहुत अच्छे से संचालित किया। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों की हृदय से आभारी हूँ कि जिनके सपोर्ट के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपना समय दिया, और उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो आगे भी जो हमारे 6 दिन और बचे हैं इस कार्यक्रम के, उसमें जो है अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारा साथ देंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आज अपरिहार्य कारणों से हमारे तकनीकी एक्सपर्ट श्री रमन जी के पिताजी का देहांत हो गया था, और आपातकाल में जो है हमारे इस व्यवस्था को संभालने का श्रेय जो है हमारे मतलब जिम्मेदारी हमारे प्रभात बैल जी और गोविंद के कंधों पे आ गई थी, और उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है। मैं उनकी भी हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस जो कार्य को बहुत अच्छे से किया। तो आज के इस कार्यक्रम के उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के अंतिम दिवस पर आप लोगों को फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा। उस फीडबैक फॉर्म में इस सेशन से संबंधित भी और कुछ जो हमारे एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन, उससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप सभी जो है उस फीडबैक फॉर्म को भरेंगे, उसके उपरांत ही आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। और
प्रतिभागियों से ये अनुरोध है कि वो प्रतिदिन के सेशन में उपस्थित हो, क्योंकि प्रतिदिन हमारी जो है उपस्थिति हम लोग जानकारी निकालते रहेंगे और 7 दिन उपस्थिति होने के उपरांत ही आपको फीडबैक फॉर्म का लिंक दिया जाएगा। तो कृपया इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपने इनवाइट किया और इस सेमिनार से रिलेटेड पावर पॉइंट मैम मैं आपको ईमेल कर दूंगा। बिल्कुल, तो धन्यवाद सर। जो भी इनसे शेयर करें। थैंक यू सो मच मैम। इसके साथ ही आज के सत्र के समापन की घोषणा भी करते हैं। धन्यवाद।